हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। इससे पहले कि हमने अध्याय 8 तक के वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT क्लास 7 बिहार बोर्ड में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई को एक सीक्वेंस मोड दे सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो पहली बार देख रहे हों वो वीडियो को या और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। प्रिया और राहुल की निगाह अचानक अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्ष में लगे 18वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र पर गई। इसमें उन्हें भारत कई अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में विभक्त दिखा, जिसका पता उन राज्यों के भिन्न भिन्न नाम क्षेत्र से हो रहा था। इस मानचित्र में मुगलों का भी एक क्षेत्र दिख रहा था, जिसके विषय में पिछले अध्याय में उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा था। मानचित्र में राजनीतिक स्थिति को देख करके उनके मन में इन नवीन राज्यों के उदय की परिस्थितियों के विषय में सहज ही कई सवाल खड़े हुए, जिसे उसने वर्ग में शिक्षक के समक्ष रखा। यदि आप मानचित्र 1 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उनके अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इस कारण मुगलों के साम्राज्य की सीमा काफ़ी छोटी हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के अनेक प्रदेश स्वतंत्र हो गए। मुगलों का विरोध करने वाली शक्तियों ने भी स्वतंत्र राज बना लिया। इस अध्याय में हम इसी शताब्दी के दौरान उदित हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 में आपने मुगल साम्राज्य के विषय में विस्तार से पढ़ा होगा और इस अध्याय में आप उन कारणों से परिचित हुए जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। मुगलों की इस कमजोरी की लाभ उनके अधीन कार्यरत प्रभावशाली शासकों ने उठाया। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, क्षेत्रीय शक्तियां अपने को स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य में परिवर्तित करने लगी। अतः 18वीं शताब्दी में इन नई राजनीतिक संरचना के उदय की परिस्थितियां प्रत्यक्षतः मुगल साम्राज्य के पतन के कारकों से जुड़ी थीं, जिसके विषय में आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उपमहाद्वीप में स्वतंत्र नए राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्य के अवशेष पर उदित होने वाले राज्यों को स्वरूप के आधार पर 3 भागों या समूहों में बांटा जा सकता है। मुगल प्रांतों में स्वतंत्र होने वाले राज्य बंगाल, अवध, हैदराबाद बड़े मनसबदार जागीरदारों का, जो पहले भी मुगलों के अधीन होकर के काफ़ी हद तक स्वायत्त थे, का राज्य राजपूताना क्षेत्र का राज्य। मुगलों से लंबे सैन्य संघर्ष के बाद उदित राज मराठा, सिख, जाट एवं बुंदेल था। 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों का उदय हुआ, उनमें सबसे प्रमुख राज्य था बंगाल, अवध और हैदराबाद। इन राज्यों के संस्थापक व्यक्तियों का मुगल दरबार में काफ़ी प्रभावशाली और ऊंचा स्थान था और इसी का लाभ उठा करके उन्होंने स्वायत्त का स्थापना की। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठा करके 2 व्यक्तियों मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान ने बंगाल को धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित कर दिया। मुर्शीद कुली खान को 1700 ईस्वी में जब बंगाल का प्रांतपति बनाया गया, तभी उसने प्रांत की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करना आरंभ कर दिया। बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसने आय के स्रोत भू राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया, प्रशासन के खर्चे को कम किया, जागीर भूमि को राज्यों की भूमि बना दिया, भू राजस्व वसूल करने में इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया। नए राज्यों को 3 समूह में विभाजित करने का आधार क्या रहेगा? तकावी ऋण क्या होता था? किसानों को राज्यों द्वारा दिया जाने वाला ऋण। इसका उद्देश्य पैदावार को बढ़ाना था।
तो गरीब खेतिहर का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में सामर्थ्य बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए जाते थे। राजस्व वसूली की ठेकेदारी व्यवस्था ने किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इस राज्य में प्रशासन का स्वरूप मुगलों के समान ही रहा था। धार्मिक मामलों में भी उन्हीं की नीतियों को अपनाया। हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार और प्रशासन में समान अवसर दिया और इस प्रकार आरंभिक शासकों ने बंगाल की स्थिति प्रदान की। ठेकेदारी या इजारेदारी राजस्व वसूली के लिए एक निश्चित क्षेत्र पर निर्धारित रकम के लिए कुछ लोगों से शासक के द्वारा किया गया समझौता है। हैदराबाद मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद के दो प्रमुख प्रांत थे, जहां बुरहान उल मुल्क एवं निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इन दोनों राज्यों के संस्थापक का मुगल दरबार में काफ़ी प्रभाव था, लेकिन दरबार के षड्यंत्रों से तंग आकर के इन्होंने अपने प्रांतों को स्वायत्त शासन में परिवर्तित किया। दोनों राज्यों के शासकों ने अपने शासन को स्थिरता प्रदान करने के लिए आय के स्रोत भू राजस्व प्रशासन को व्यवस्थित करने पर सबसे अधिक प्रयास किया, बल दिया। बंगाल की ही तर्ज पर भू राजस्व वसूली में ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। वस्तुतः मुगलों से अलग होकर के बनने वाले स्वायत्त राज्यों ने लगभग उन्हीं की व्यवस्था को अपनाया। ये सभी राज्य अपने क्षेत्रों में एक या दो आरंभिक शासकों के समय में ही व्यवस्थित रह सकें। इसके बाद इन राज्यों का उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो बाद के मुगल शासकों ने की थी। अतः एक दो उदाहरण का छोड़ दें, जैसे अवध के शासकों के द्वारा लखनऊ में किया गया स्थापित कला का विकास मुगल प्रांतों से निर्मित राज्यों की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रही। ये राज्य एक तरह से अपने संस्थापकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की उपज थी। यह आकांक्षा मुगलों की कमजोरी से पैदा हुई थी। राजपूत राज्य। पिछली इकाई में आपने राजपूतों के विषय में पढ़ा होगा। एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक वर्ग के रूप में इनका उदय पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अध्याय 4 में मुगलों और विभिन्न राजपूत राजवंशों के बीच संबंध के विषय में आप पढ़े होंगे। अकबर ने इस शक्तिशाली वर्ग के साथ अस्थायी मित्रता करके मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। औरंगजेब के परिवर्ती मुगल शासकों के काल में ये संबंध टूटने लगी और मुगलों के लगातार कमजोर होते जाने और उसके अधीन के प्रांतों का स्वतंत्र राज्य में बदलने की प्रवृत्ति ने राजपूतों में भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की लालसा पैदा की। प्रमुख राजपूत वंशों ने धीरे धीरे अपने को मुगल सत्ता से मुक्त करना आरंभ किया। साथ ही दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव भी बढ़ाने लगे, परंतु इन राज्यों में अपने यहाँ कोई नियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था कायम नहीं की। पहले की तरह इन्होंने पुनः आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस तरह ये अपने शक्ति और साधन को नष्ट करते रहे। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर अर्थात जयपुर का सवाई जय सिंह था। वह एक विख्यात खगोल शास्त्री था। इस क्षेत्र में उसकी गणना बहुत हद तक सही थी। उसने जाटों से प्राप्त क्षेत्र पर जयपुर शहर की स्थापना की। उसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन में पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। यूनानी रेखागणितज्ञ यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित की तत्व का संस्कृत में भी अनुवाद किया। मुगलों से संघर्ष के बाद उदित होने वाले राज्य। 18वीं सदी में कुछ ऐसे राज्यों का अस्तित्व भी हम देखते हैं जो मुगलों से लगातार संघर्ष के बाद उदित हुए थे। उनमें सबसे प्रमुख में मराठा राज, सिख और जाटों के राज थे। मराठा राज्य भारत में
17वीं सदी में एक शक्तिशाली मराठा आंदोलन या विद्रोह शुरू हुआ था, जो 18वीं सदी की पहली चौथाई तक भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक इकाई बनकर के उभरी। मराठों का उदय इस सदी की महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक घटना थी, जिसका नेतृत्व भारतीय इतिहास के एक रोमांचक व्यक्तित्व शिवाजी ने किया। मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ शिवाजी का संघर्ष मराठावाड़ क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षा का प्रतीक थी। ये मुगलों के विरुद्ध लोकप्रियता पर आधारित था। मुगलों के विरुद्ध जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व शिवाजी कर रहे थे। दक्कन में मराठे एक प्रभावशाली भूस्वामी या वतनदार सामाजिक वर्ग था। ये अहमदनगर और बीजापुर के राज्यों में सैनिक सेवा तथा प्रशासन में शामिल थे। आरंभ में मराठों के प्रभाव को देख करके मुगलों ने भी उसने समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने मुगलों की सत्ता को दक्कन में चुनौती दे करके अहमदनगर राज्य में अपना प्रभाव काफ़ी बढ़ा लिया। आगे शाहजी बीजापुर राज्य की सेवा में चला गया, जहां उसने अपने लिए एक जागीर का निर्माण किया। पूरा और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी उसने अपना प्रभाव स्थापित किया। वस्तुतः मराठे दक्कन में अहमदनगर और बीजापुर राज्यों के अधीन रह करके अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के प्रति सचेत थे। शिवाजी ने उन्हें संगठित कर स्वतंत्र राज्य की आकांक्षा उनमें पैदा की और इस काम में उन्हें मराठों के बड़े जमींदारों देशमुखों के विरोध का सबसे पहले सामना करना पड़ा, क्योंकि वे स्वतंत्र मराठा राज की जगह बीजापुर या अहमदनगर राज्य के जमींदार ही रहना चाह रहे थे। वे अपनी जागीर में काफ़ी स्वायत्त थे। शिवाजी के बिना उनकी समर्थन की स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना नहीं कर सकते थे। शिवाजी का आरंभिक जीवन जानते हैं। शिवाजी के जीवन परिचय के बारे में कि शिवाजी का जीवन या आरंभिक जीवन कैसा था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर हुआ था। शिवाजी का आरंभिक जीवन माता जीजाबाई और अभिभावक दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में गुजरा। वह अपनी छोटी जागीर को सैनिक शक्ति के द्वारा बढ़ाना चाहता था। इसके तहत 18 वर्ष की उम्र में ही पूर्णा के निकट रायगढ़ के कोंकण और तोरण के किलों पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। उस समय दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे और शिवाजी ने इन दोनों राज्यों के बीच हो रही इस लड़ाई का फ़ायदा उठाया। उसने अपनी छापामार लड़ाई शैली द्वारा बीजापुर के क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण कर अपने प्रभाव को बढ़ाया। औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने दक्कन में पिता शिवाजी की शक्ति को, जो काफ़ी बढ़ चुकी थी, तोड़ने की कोशिश की। उसने शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया, लेकिन उसमें से उसे सफलता नहीं मिली। शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खान के खेमे पर किए गए अचानक हमले में वो बाल बचा और इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के शासक जयसिंह के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक अभियान शिवाजी के विरुद्ध किया। इसमें वो सफल रहा। शिवाजी ने अपने द्वारा जीते गए अधिकांश किले मुगलों को सौंप दिया और मुगल मनसबदार बनने के लिए भी तैयार हो गया, परंतु मुगल दरबार में औरंगजेब के द्वारा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किए जाने के कारण मुगलों के साथ इसका संबंध बिल्कुल खराब हो गया। 1670 ईस्वी से शिवाजी ने मुगल और बीजापुर के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष शुरू किया और उसने अपने द्वारा पहले जीते गए सभी किले वापस प्राप्त किया। बीजापुर के कई क्षेत्रों पर भी कब्जा जमाया। दक्कन में मुगलों के व्यापारिक नगर और बंदरगाह सूरत पर हमला कर बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त किया। चूँकि मुगल इस समय उत्तर पश्चिम भारत में अफगान विद्रोहियों से उलझे थे, इसीलिए दक्कन में हो रहे इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाए। शिवाजी ने इन सैनिक प्रयासों से प्राप्त क्षेत्र का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा के रूप में
विधित राज्याभिषेक करवाया और इस तरह वह एक जागीरदार से स्वतंत्र शासक के रूप में दक्कन में अपने को स्थापित किया। शिवाजी के राज्याभिषेक का महत्व और उसे प्राप्त जन समर्थन। शिवाजी ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर एक ही साथ कई राजनीतिक सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। अब उसका परिवार संपूर्ण मराठा क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित हो गया। इस आधार पर उसने परंपरागत खानदानी मराठा परिवारों में शादी की। इससे उसके राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। अब वह एक विद्रोही से राजा की हैसियत में आकर के दक्कन के सुल्तानों के समक्ष अपने को खड़ा किया। शिवाजी को कोली, कुणबी एवं अन्य निम्न सामाजिक समुदायों का समर्थन बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ था। समुदाय ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं भूमि पर अपने अधिकार को स्थायी बनाने के उद्देश्य से शिवाजी का समर्थन किया और उस क्षेत्र के अन्य लोगों का समर्थन भी उसे इसलिए मिला क्योंकि मुगलों को वे लोग बाहरी समझते थे, उन्हें राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे, किसी प्रकार के कर को देने के लिए भी तैयार नहीं थे। मुगलों के द्वारा बीजापुर, अहमदनगर राज्यों के साथ अपनाई गई अपमानजनक नीति से भी मुगलों का विरोध कर रहे थे। इस स्थिति में शिवाजी ने जब मुगल शासन का विरोध करना आरंभ किया तो स्वाभाविक ढंग से लोगों का समर्थन उन्हें बड़े पैमाने पर मिला। मराठों में कृषक समुदाय अर्थात कोली, कुणबी एवं दलित वर्ग को एक साथ मजबूत सामाजिक गठबंधन में परिवर्तित करने का प्रयास भी शिवाजी ने किया। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि उसका राज दक्कन में मुगल विरोध की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसका राज जन सभाओं या जन भावनाओं और लोकप्रियताओं पर आधारित था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी ने अपने राज्य में जो व्यवस्था अपनाई वो उस क्षेत्र के राज्यों के अनुरूप ही थी। उसके प्रशासन का केंद्र राजा था। उसको सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था। इन्हें हम अष्टप्रधान कहते हैं। जैसे पेशवा, प्रधानमंत्री, प्रशासन और अर्थ विभाग का प्रमुख राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी जो लोकहित को ध्यान में रखता था उसे हम पेशवा कहा करते थे। सर-ए-नौबत, सेनापति सेना की नियुक्ति, घोड़ा, अन्य सैनिक साजों सामान की जो देखरेख करता था वो सर-ए-नौबत के नाम से कह जाना जाता था। मजूमदार, लेखाकार, इसका काम राज्य के आय व्यय से जुड़े मामलों का लेखा तैयार करना ये मजूमदार का काम था। वाके नवीस, गृह एवं गुप्तचर विभाग राज्य के विरुद्ध होने वाली सभी गतिविधियों का ये विवरण रखता था। शुरू नवीस, राजा को पत्र व्यवहार में मदद करने वाला राजा अपने अधिकारियों के साथ संपर्क इसके माध्यम से रखता था। और वावीर, विदेश मामलों का प्रभावी पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाने में राजा को सलाह देते थे, वो वावीर कहलाते थे। पंडित राव, धार्मिक मामलों का प्रभावी विद्वान एवं अन्य धार्मिक कामों के लिए मिलने वाला अनुदान का यह विवरण रखता था, उसे हम पंडित राव के नाम से जानते थे। न्यायाधीश शास्त्री, हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या करने वाला। शिवाजी ने भू राजस्व में प्रमुख नीतियों को अपनाया और जमीन का नए ढंग से सर्वेक्षण कराया। करों का निर्धारण उसी के अनुरूप किया। वंशानुगत जमींदारों का नियंत्रित किया ताकि आय का स्रोत बना रहे। उसने अपने क्षेत्र के बाहर पड़ोसी राजाओं पर चौथा और सरदेशमुखी नामक 2 भू राजस्व कर लगाए। उसके द्वारा बड़े जमींदारों या देशमुखों की शक्ति को तोड़ने की कोशिश अपने राजस्व प्रशासन में किया। इससे उसके अधिकार क्षेत्र में काश्तकारी जमीन का विस्तार हुआ। इस नीति से छोटे और मंझले किसान जमीन मालिकों का उन्हें समर्थन मिला। उसने सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित किया। उसे नगद वेतन का प्रावधान हुआ। इस प्रकार शिवाजी ने अपने राज क्षेत्र में जो प्रयास किया उसका समर्थन छोटे लोगों ने व्यापक ढंग से किया। पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति का विकास। शिवाजी के मरने के बाद औरंगजेब जब तक जीवित रहा, मराठा क्षेत्रफल अर्थात शिवाजी की मृत्यु 1680 में
हुई थी। शिवाजी के मरने के बाद औरंगजेब जब तक जीवित रहा, मराठा क्षेत्र पर मुगलों का प्रभाव बना रहा, परंतु 1707 के बाद शिवाजी की राज्य क्षेत्र पर चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हुआ। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के द्वारा उसे पेशवा का पद प्रदान किया गया। उसने पुणा को मराठा राज केंद्र बनाया। पेशवाओं ने मराठों के नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया, जिसके बल पर अपने राज्य का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों तक कर लिया। मुगलों के कई परिवर्ती शासक पेशवाओं के प्रभाव से ही कार्य करने को बाध्य हुए। पेशवा ने संपूर्ण मराठे राज्य को 5 परिवारों में अलग अलग विभाजित कर शासन की जिम्मेवारी सौंप दी। इस विभाजन का आधार चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली थी। पुणा के आसपास का इलाका पेशवाओं के अधीन, ग्वालियर का इलाका सिंधिया के पास और इंदौर का इलाका होलकर के पास, विदर्भ का इलाका गायकवाड़ के पास तो नागपुर का इलाका भोसले के अधिकार में रखा गया। इन सबों का सैद्धांतिक प्रमुख पेशवा होता था। इसे मिलाकर के मराठा परिसंघ कहा जाता। मराठों की इस व्यवस्था ने पेशवा के अधीन उसे भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य बना। परंतु उत्तर पश्चिम भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 में होने वाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा की हार के बाद उसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हुई। इसने मराठों के उत्कर्ष पर विराम लगा दिया। जाट राज्य। मराठों के समान ही जाट नामक एक कृषक सामाजिक समूह ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगलों के संघर्ष के बाद अपना स्वायत्त राज्य कायम किया, जिसका केंद्र पश्चिमी राजस्थान था। औरंगजेब के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली और प्रथम कृषक विद्रोह इन्हीं लोगों का था। इस वर्ग में अधिकांश काश्तकार थे और कुछ ही जमींदार। इनके बीच भाईचारे और न्याय की मजबूत भावना के कारण आपस में जुड़ाव था। वैसे तो जाटों का विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में होने वाला कृषक विद्रोह था, लेकिन इसी आधार पर 1680 तक इनका प्रभाव दिल्ली, आगरा के क्षेत्रों में स्थापित हुआ। इस प्रभाव का परिणाम था भरतपुर में चूड़ामण और बदन सिंह के नेतृत्व में स्थापित जाट राज्य। इसका पूर्ण विकास सूरजमल के नेतृत्व में हुआ था। सिख राज्य। पिछले अध्याय में आपने देखा होगा कि 15वीं शताब्दी में सिख धर्म को गुरु नानक ने स्थापित किया, जो आरंभ में जाट किसानों और छोटी जातियों के बीच फैला। 17वीं शताब्दी से सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में भी अपने आप को संगठित करने लगे। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 के नेतृत्व में सिखों ने अपने को धार्मिक राजनीतिक दोनों रूपों में संगठित करने का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वासी शिष्य बंदा सिंह या बंदा बहादुर के हाथ में आया। उसने मुगलों के साथ 8 साल तक संघर्ष किया, लेकिन राज्य निर्माण में वो सफल नहीं हो सका। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के कारण सिखों के प्रभाव वाले क्षेत्र पंजाब के प्रशासन में अव्यवस्था आई। अब्दाली के वापस लौटने पर सिखों ने पंजाब क्षेत्र में राजनीतिक रिक्तता को भरने आरंभ किया। उन्होंने पहले अपने जत्थों में फिर मिसलों में संगठित किया और इस तरह के 12 मिसल या संघ थे जो पंजाब के विभिन्न भागों में प्रभावशाली थे। ये मिसल समानता के आधार पर एक दूसरे को सहयोग करते थे और इसी तरह के संघ के प्रमुख रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने को परिवर्तित किया। क्षेत्रीय राज्यों के उदय का परिणाम तथा राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि निर्माण में भूमिका। मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद 18वीं सदी में कई नए स्वतंत्र संघीय राज्यों का उदय हुआ। ये भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक बिखराव का प्रतीक था।
लोगों के समक्ष कई राज्य उभर कर सामने आ गए थे। ये सभी आपस में अपने राज्य को बढ़ाने एवं दूसरों में शक्तिशाली बनाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन्होंने अपने राज्य का खर्च चलाने के लिए भू राजस्व प्रशासन में ठेकेदारी प्रणाली शुरू की। चूँकि इनका राज्य क्षेत्र छोटा था, उससे आमदनी इनके खर्च के अनुरूप प्राप्त नहीं होती थी। इसीलिए भू राजस्व वसूली में इन्होंने इस विधि को अपनाया और जिसके परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण अधिक बढ़ गया। राजनीतिक अशांति के इस वातावरण में व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, कृषि का विकास आशा के अनुरूप नहीं रहा और इस समय का शासक वर्ग आपसी लड़ाई, ऐश मौज के जीवन में अपना पैसा खर्च करते रहे थे। भारत और विश्व स्तर पर राजनीतिक परिकल्पना में वे बेखबर थे। भारत उस समय व्यापार के रूप में मौजूद अंग्रेजों के वास्तविक उद्देश्यों को वे नहीं समझ सके। राजनीतिक बिखराव के इस दौर में अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ के स्थापित करना शुरू किया। क्षेत्रीय राज्यों की जनता और शासक की भावना केवल अपने क्षेत्र से जुड़ी थी, इसीलिए अंग्रेजों की बढ़त को वे रोक ना सके। जब तक अंग्रेजों के वास्तविक उद्देश्य को वे जान पाते, उसने भारत को अपना गुलाम बना लिया। सभी क्षेत्रीय राज्य उसके अधीन हो गए। यहाँ से भारत में क्षेत्रीयता की भावना कमज़ोर होने लगी और कई स्तरों पर एक सामान्य दुश्मन का विरोध होने लगा। 1857 का विद्रोह इस विरोध का एक एकीकृत रूप था। यद्यपि उसके कारण अलग अलग थे, फिर भी इसमें शामिल लोगों का एक सामान्य लक्ष्य था, अंग्रेजी सरकार को बढ़ावा देना। इसी के साथ हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए लेसन में। तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें।